जब मोदी जी आए 2013 में भारत राष्ट्रीय राजनीति में उनका उदय हुआ और तो बीजेपी 116 लोकसभा सीट पर थी। अगर आज 240 है तो ये भी उसके हिसाब से तो एक बड़ी उपलब्धि है। मान लीजिए उस समय आपका वोट जो है करीब 11 करोड़ था, आज 23 करोड़ वोट आपके पास है। 23 करोड़ 57 लाख से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला। ये भी जो कहा जा रहा है कि उसके मेंबर से कम वोट मिले, बिल्कुल आंकड़े ऐसा नहीं बताते। हर स्टेट में उसके मेंबर से वोट ज़्यादा मिले। कोई ऐसा स्टेट नहीं जो आप कह सकते हैं उनके मेंबर से वो तो होगा ही सर। हाँ, वो बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही है, तो ये एक तो ये स्थिति हुई। दूसरा ये है कि भाई कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन सकती है। अरे बन गई। कोई ये 10 साल चल गई। 10 साल चल गई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो बीजेपी यूपी में खत्म हो गई है, 47 सीटों तक सिमट गई है, वो 325 312 चली जाएगी और हारेगी भी तो 255 तक पहुंच के सरकार बनाएगी। महाराष्ट्र में विधानसभा में भी शिवसेना से ज्यादा हो जाएगी। तो आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा छलांग लगाया है जो कांग्रेस तो शुरू से एक मजबूत पार्टी थी, दूसरी पार्टी को इस देश में न मिला है, न अभी इसकी कोई संभावना है। एक बड़ी ताकत। दूसरा यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो एक ढलान वाली पार्टी थी। 2009 में आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने उम्मीदवार बनाने के बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार था, नोट पर वोट, जो कैश पर वोट था, उस भ्रष्टाचार को बीजेपी नहीं भुना सकी। 2G था, 3G था, सब था, और यूपीए सरकार फिर से जीत के आ गई और कांग्रेस को 145 से बढ़ के 206 2G 3G सब सेकंड टर्म में मुद्दे बने थे। ना वही ना सेकंड टर्म में 2009 की ही बात कर रहा हूं। 2009 में ही आडवाणी को प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित किया गया था ना। 2004 में तो अटल जी ही थे। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए अटल जी और आडवाणी जी ने सरकार में रहते हुए पार्टी को एक मध्यम मार्गी पार्टी में चेंज करने की कोशिश की। उसके कारण जो परंपरावादी कार्यकर्ता थे, संगठन थे, नाराज हो गए, जगह जगह विद्रोह हुआ, लोग गए। मोदी जी आए तो एक उम्मीद लोगों को जगी, सब उठ के खड़े हो गए। 2014 में किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारा बीजेपी लीडरशिप से मतभेद है, क्या है क्या है क्या है, उसके साथ लोग खड़ा हुए। सब लग गए मोदी के पीछे, सब लोग गए मोदी के पीछे। 2017 आते आते फिर बीजेपी का ग्राफ गिरने लगा। जब मोदी जी बाकी एजेंडा पर बोलना कम कर दिए, लोगों ने आवाज उठाई, सरसंघ चालक को वहां से विजयादशमी के भाषण में बोलना पड़ा सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत को कि राम मंदिर के लिए लोग पूछते हैं हमारी सरकार है तो क्यों नहीं बन रही, चाहे जैसे भी हो बनाओ। तो एक असंतोष दिख रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने फिर एक टर्न लिया, महबूबा मुफ्ती से एक समर्थन वापस लेना बीजेपी का ऐसा टर्न था कि उसके बाद जो बीजेपी फिर शूटअप की पाकिस्तान में करना और बाकी अपने मुद्दों पर, और फिर 2019 में मुद्दों पर काम किया, उसके कारण हुआ। लेकिन क्या हुआ कि फिर भारतीय जनता पार्टी, अब 2020 कोरोना के समय आप देखेंगे तो कोरोना की लड़ाई मोदी जी को नैरेटिव की अकेले लड़नी पड़ रही थी, कहीं पार्टी दिख ही नहीं रहा था। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा में मतलब बहुमत न मिलने के बाद लगा ही नहीं पार्टी क्या है, तो मोदी अकेले जब खड़ा हुए जाकर के अमित शाह तब पार्टी लड़ी। इसका मतलब यह हुआ कि जो समर्थन मिला था जीत में, उसको सांगठनिक रूप से, वैचारिक रूप से कंसोलिडेट करने का जो काम होना चाहिए था नीचे स्तर पर, वो छूट गया था और नहीं हुआ है। और वो इस समय सबसे बड़ी बाधा बीजेपी के सामने है और इसको टच नहीं किया जा रहा है। उसकी भरपाई उसी तरह से कोशिश हुई कि बाहर की पार्टियों को, मध्य प्रदेश राज्य, जहां जहां लोग आ रहे हैं उनमें चुन के लो और पार्टी का एक नए सिरे से विस्तार करो। ये प्रयोग सफल नहीं रहा है। इसलिए इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसे ट्रांजिशनल फेज में है कि उसको तय करना है अब कि आप अच्छा, आपने कहा कि 13 के बाद एक फेज आया 17 में, जब एक ग्राफ ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आना शुरू हुई थी पार्टी। इस वक्त पार्टी का ग्राफ कैसा है? इस समय ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ? इस समय पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ है। उसका कारण यह है कि मोदी जी ने जो देश और दुनिया में अपनी भाषा से भारतवंशियों को भारत में एक जो अपेक्षाएं जगाई वैचारिक स्तर पर कि दुनिया में हिंदू दुनिया के कल्याण के लिए उठ के खड़ा होगा, उसके आधार पर पार्टी और राज्य की रचना होगी, उसके आधार पर लीडरशिप हमारा दिखाई देगा जो भविष्य में 50-100 साल तक भारत को लीड करने का, उसमें बिल्कुल कमी। आपने खुद जगाया, आपने उस आधार पर चुनाव किया, आपने नैरेटिव दिया देश को, दुनिया को, और दुनिया भर में उसके असर, केवल भारत में असर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका असर है कि भारतवंशी जो है वो खड़े हो रहे हैं। उस लेवल पर जो काम होना चाहिए संगठन के स्तर पर वो नहीं हुआ है और वो इतनी बड़ी कमजोरी है कि लोगों के अंदर निराशा है। लोग लोकसभा चुनाव में 100 सीट पर तो मैं कह सकता हूं कि लोगों ने मजबूरी में वोट दिया कि हमारे पास विकल्प क्या है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई बाहर से आने के कारण, नौकर साहब राज्य की सरकारों पर
हावी हुए हैं। ये तो सारी ये ऐसी फिर एक घटनाएं आप कह रहे हैं हुई। अभी भी एक ट्रांजिशन में चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी चुनौती जो आने वाली है सर ये है कि अब मोदी के बाद कौन। अब तो भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा ना। आज मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सर्वोच्च नेता है, पहले सबसे बड़ा चेहरा है। पहले तो ये सोचना भी पाप हुआ करता था। नहीं, अब आपको बात होने सोचना- लगी है क्या? भाई, हर व्यक्ति का एक, समय होता है राजनीति के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी है, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे देखना चाहते हो? और दूसरा, आपको वैकल्पिक सेकंड लीडरशिप कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा? संगठन में आप किसको देखना चाहते हो? अमित शाह लंबे समय तक संगठन देखते रहे, अभी भी संगठन देख रहे हैं नड्डा जी के साथ। बड़े निर्णय अमित शाह के परमिशन और मोदी जी के होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को अब जो ट्रांजिशन चेंज होने वाला है कि भाई अगला अध्यक्ष कौन होगा, आपको जो अध्यक्ष लाओगे उसके बाद पार्टी का चेहरा कौन होगा? 2029 में भारतीय जनता पार्टी को उसी हिसाब से तय करना पड़ेगा कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, पार्टी क्या कैसे बढ़ेगी। क्या पार्टी कट्टर हिंदुत्व या बिल्कुल जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी, या पार्टी किसी दूसरे आइडियोलॉजी पे आगे बढ़ने वाली है? क्या दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को उसी तरीके से पार्टी में स्पेस दी जाएगी? संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध कैसे होंगे? जो पहले बहुत अच्छे थे, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक निर्भर रही। बीच में जो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का संबंध संघ से बहुत अच्छा नहीं रहा, पार्टी अपने खुद के स्तर पर निर्णय लेती रही, संघ का इन्वॉल्वमेंट बहुत नहीं रहा। ठीक है सर। क्या आने वाले समय में संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध बहुत अच्छा रहेगा और मिलकर पार्टी को अभी आगे तो एक बढ़ाएंगे? पेज पर ही बताया ये सब जाते हैं चीजें संघ और होंगी। भाजपा नहीं, नहीं, एक पेज पर नहीं है। नहीं, भारतीय बिल्कुल नहीं है। जनता देखिए, ऐसा है कि संघ ने इस बार लोकसभा चुनाव में एक भी उम्मीदवार के लिए नहीं कहा। 3 साल से लगभग सेंट्रल लीडरशिप के बीच जो कम्युनिकेशन नॉर्मल होता था वो नहीं है, ये फैक्ट है। लंबे समय बाद आखिर सर कारवाह को बातचीत करने के लिए जाना, प्रभारी के साथ जो बीजेपी का समन्वय देखते हैं, एक बड़ी घटना थी जो बाहर नहीं समझ में आता है। जो संगठन को समझते हैं उनको मालूम है कि कितने सारे इश्यूज पड़े हुए थे। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे आंतरिक उथल पुथल से गुजर रही है जो सामने कुछ कुछ राज्यों में नेताओं के विद्रोह बाहर से ले आओ टूट फूट में दिखाई दे रही है, लेकिन व्यापक पैमाने पर चर्निंग है। ठीक है, और ओके। संघ को भी इसमें स्टेप लेना है। भारतीय जनता पार्टी अब इस समय जिस सिचुएशन में है, मोदी का विकल्प भविष्य में ढूंढा जाएगा, लेकिन मोदी और अमित शाह ने अपने काम से एक स्थापित किया है और उन्हीं के हाथ में है। देखिए, इस समय इन्हीं दोनों के हाथ में है कि इस समय पार्टी की आधार भूमि और दिशा कैसे ले जाते हैं आरती इस जी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से मानती हैं आप निकालकर। पार्टी एक चर्निंग प्रोसेस से गुजर रही है? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है बीजेपी की वो यही है कि वो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन जो है, वो सिर्फ प्राइवेटली नहीं कर रही है, वो पब्लिकली कर रही है। पब्लिकली अगर आप देखें कितना क्रिटिसिज्म हम लोग भी करते हैं, ओपनली करते हैं और पॉलिसीज पे करते हैं। सबसे मुझे लगता है ये आपके ऑडियंस के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद में हमेशा से ही चलती आ रही अभी भी है, उनके यहाँ पे जब राजीव गांधी नहीं रहे तो उनके पास कोई ये था ही नहीं, ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं थे कि किसी को खड़ा कर दे। उन्होंने उतनी कोई वो चेष्टा भी नहीं की और ना कोई एफर्ट दिखाया डेमोक्रेटिक लेवल पे। लेकिन जो बीजेपी में अगर आप देखें कि 240 सीटें आई, ये नहीं कि हार गए, कोalition के साथ वो अच्छे नंबर के साथ उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन जो चर्निंग तब से 4 जून से लेकर अभी तक हो रही है वो ये दिखाता है कि पार्टी अपने फ्यूचर के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, खासकर जो उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि वो कोई परिवार तो है नहीं, तो मोदी जी के बाद कौन आएगा, डेमोक्रेटिकली कौन आएगा, क्या उसकी ट्रेनिंग करनी ज़रूरी है और कितने समय तक, तो वो सारा कुछ जो है वो चल रहा है, पब्लिकली चल रहा है। एक मंथन ज़रूर हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी लेवल पे कुछ मेरे ख्याल से ख़राब भी हुई पिछले 10 साल में, पार्टी कमज़ोर हुई, जो इनफैक्ट हमारे अभी सहयोगी ने कहा कि अभी ग्राफ नीचे है। वो ग्राफ नीचे होने का कारण है कि कहीं बड़ी सारी कमज़ोरियां रही है पार्टी लेवल पे, खासकर सेकंड टियर लीडरशिप में, जो कि बीजेपी का हमेशा से कल्चर ये रहा है कि वो सेकंड टियर को भी तैयार रखता है, थर्ड टियर को भी तैयार रखता है। जो पिछले 5-10 साल में सेकंड टियर थर्ड टियर में कमियां आई है उस पे आजकल चर्चा हो रही है और मुझे लग रहा है एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 5 साल के बाद 2029 में अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि मोदी जी नहीं लड़ते हैं या मोदी जी चाहते हैं कि किसी को सक्सेसर अपना चुने, तो वो उसकी तैयारी मुझे लग रहा है आज से ही हो रही है।